स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज डिस्कस कर देंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। इस वीडियो में हमने खासकर ये ध्यान रखा है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर में, यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है सिविल सर्विस के लिए या सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, एनडीए हो, और इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे, वो क्वेश्चंस जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड है। इसी तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या फिर स्टेट एसएससी एग्ज़ाम्स या फिर रेलवे, बैंकिंग, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में टैकल कर दिया गया है। वीडियो को डिटेल्ड में एनालिसिस कर दिया गया है। इस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में हम शुरू कर देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। बेसिकली अगर हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को ऑफिशियली ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से जानते थे। ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1773 करके नाम से जानते थे इसको बेसिकली। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसको अप्रूव कर दे दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। जो मेन वजह रही है इसको अप्रूव करने के लिए वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नेंस था या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था इंडिया में, उसको चेंज करना था इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास कर दे दिया गया है सो दैट यहाँ पे जो यूके पार्लियामेंट है या ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज़ को मैनेज कर दे। खासकर जो वहाँ पे प्राइमरी फोकस जो था वो बंगाल था। बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना था यूके पार्लियामेंट का, ये भी एक बेसिक पर्पस था। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्ट को क्रिएट किया गया है बिकॉज़ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से मिस मैनेजमेंट हो चुका था और कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंट हो चुकी थी। और यही एक रीज़न रहा है कि यहाँ पे यूके पार्लियामेंट को या ब्रिटेन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा है जो बिज़नेस चला रही थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। इंटेंशंस की अगर हम बात करेंगे तो इंटेंशंस में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इंटेंशंस इम्प्रूव करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बना दिया गया है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट। इससे पहले कि हम फीचर्स को डिस्कस कर देंगे, लेकिन हम ये चीज़ देखेंगे कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस कर दिया गया है तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो किस तरीके से चल रही थी, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की चल रही थी वो थी एक गवर्निंग बॉडी थी यहाँ पे, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो इंग्लैंड में चल रही थी इसको फुल्ली कंट्रोल कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 डायरेक्टर्स की एक बॉडी थी। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो इलेक्ट कर रहे थे वो थे वहाँ के शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स इनको एनुअल बेसिस पे इलेक्ट करते थे इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, या जो ये बॉडी है 24 डायरेक्टर्स की, इनको वो इलेक्ट कर रहे थे शेयर होल्डर्स एनुअल बेसिस पे। और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्टिव बॉडी थी शेयर होल्डर्स की, इनको हम कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज कहते थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर रहे थे कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो डे टू डे फंक्शनिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेटेड, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बेसिक फंक्शंस, डे टू डे फंक्शंस थी, वो इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की डिफरेंट कमिटीज़ के द्वारा की जाती थी। इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात कर देंगे, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज होती थी, जिसमें हमारा बॉम्बे था, मद्रास था, कलकत्ता था। और ये सारे प्रेसिडेंसीज जो थे ये अंडर प्रेसिडेंट हुआ करती थी, जिसको हम गवर्नर इन काउंसिल के नाम से जानते थे।
या गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। यहाँ पे क्या था कि जो भी पावर्स दिए गए थे इन गवर्नर काउंसिल को, और ये सारे पावर्स जो थे ये सिर्फ़ और सिर्फ इन गवर्नर इन काउंसिल के पास थे। और इन प्रेसिडेंसीज़ के पास क्या था कि कुछ भी ट्रांजैक्ट, अगर कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन करनी होगी, वो विदाउट, हम ये कहेंगे कि गवर्नर इन काउंसिल या विदाउट दिस काउंसिल नहीं हो पाता था। दैट मीन्स जो भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी थी इन बॉम्बे में, मद्रास में या कलकत्ता में, तो वो सारी पावर्स जो थे वो गवर्नर इन काउंसिल के पास थी। और विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नर काउंसिल यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। बट ऑन द अदर साइड हम ये भी जानते थे कि ये जो प्रेसिडेंसीज थी वो इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, और इनके पास एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होती थी, और ये रिस्पॉन्सिबल थे इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो इंग्लैंड से शुरू होती थी। नाउ इसके बाद अब हम बैकग्राउंड की बात आते हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रीजंस रहे, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस रहे जिसके बेस पे हम ये कह रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट को यहाँ पे पास करना पड़ा। बेसिकली होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए 1600 में यहाँ पे पहुँच जाती है, और ये फिर धीरे धीरे अपनी ट्रांजैक्शंस करने के बाद 1765 में ये एक रूलिंग बॉडी बन जाती है। इस रूलिंग बॉडी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है काफ़ी मरहलों से गुज़रती है। वो मरहले हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या डिस्कशंस में आएंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो इम्पोर्टेंट वॉर्स होते हैं, जिसमें एक बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 से लेके 1765 तक होती है। यही दो बैटल्स जो है यहाँ से एक फर्म एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है जिसको हम कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, या हम ये कहेंगे कि यहाँ पे टेरिटोरियल डोमिनेंस होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ राइट्स मिलते हैं जिसको हम ये कह रहे हैं कि दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने के राइट्स में उनको मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मिल रही है उनको, वो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और इसी तरीके से जब उनको दीवानी राइट्स मिल रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये मौका मिल गया है कि अब वो इंडियन अफेयर्स जो है, जिसको हम इंटरनल अफेयर्स कहेंगे, उनमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स अब इंटरफेरेंस जो है स्टार्ट हो चुका है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, या हम ये कहेंगे आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स, जिसमें उनको रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल जाते हैं। ये जो दो वॉर्स थे, चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो या बैटल ऑफ बक्सर हो, यहाँ पे होता क्या है कि जो नवाब थे अवध के वो अली बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, और दूसरे साइड से जो शाह आलम थे वो बेसिकली एक पेंशनर की जॉब अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेन डेवलपमेंट्स हुई है इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बेस पे। ये तो दो हो गए। इसके बाद जो एक पीरियड रहा है जिसको हम 1765 से लेके 1772 तक कहते हैं, बेसिकली ये एक एक्सप्लॉयटेशन पीरियड था। इसमें क्या था कि ड्यूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस ड्यूल सिस्टम में क्या रखा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पास सारे अथॉरिटीज़ थे, लेकिन इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ये क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है। ऑन द अदर साइड जो हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चला दी है रॉबर्ट क्लाइव ने, वो एक कॉम्प्लेक्स था, या हम ये कहेंगे कि इसने काफ़ी इस ड्यूल सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स आ गई है, क्योंकि ये हार्श सिस्टम था। और इसी
सिस्टम के थ्रू, ये जो ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट कर दे दी है, इस सिस्टम के थ्रू होता क्या था कि कंपनी को बेसिकली, मैंने अभी आपको कह दिया कि दीवानी राइट्स मिल गए हैं बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, और नवाब के पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ निज़ामत राइट्स दिए गए हैं। निज़ामत राइट्स का मतलब जुडिशल और पुलिसिंग राइट्स दिए गए हैं। दैट मीन्स दीवानी राइट्स कंपनी को दिए गए हैं और निज़ामत राइट्स जो है ये नवाब को दिए गए हैं। निज़ामत राइट्स मीन्स जुडिशल और पुलिसिंग राइट्स। लेकिन अगर रियलिटी में हम देखेंगे इसको, रियलिटी में ये दोनों पावर्स जो है कंपनी वेस्टेड थे, कंपनी इनको अपनी तरीके से चला रही थी, निज़ामत राइट्स को भी और दीवानी राइट्स को भी। तो यहाँ पे भी एक कियास एंड कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। ऑन द अदर साइड जो हमारे फार्मर्स थे या जनरल पॉपुलेशन थी, वो उनको कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया गया है। और इस ऑन द अदर साइड हम ये भी देख रहे हैं कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली रेवेन्यू जो है मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने में। इसी तरीके से फेमाइन एक आया है बंगाल में 1770 में। इस फेमाइन की वजह से काफ़ी पॉपुलेशन जो है पेरिश हो गई है। और इस फेमाइन के बाद 1772 में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इन्होंने 1 मिलियन पाउंड लोन के लिए पूछा गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो वहाँ से ये लोन लेने के बाद 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कम्प्लीटली फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई है, कम्प्लीटली फाइनेंशियल डेटोरेशंस में आ गई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैंकरप्सी से ये जो कंट्री है वो गुजर रही थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने में। इसी तरीके से जो एंग्लो मराठा वॉर्स जो है वो चलने शुरू हो गए हैं, या जिसको हम एंग्लो मैसूर वॉर्स भी कह रहे हैं। एक सीरीज़ ऑफ वॉर्स चले हैं, जिसमें फर्स्ट वॉर जो है, जिसको हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, जो 1766 से लेके 1769 तक चला है। इसमें हैदर अली ने कम्प्लीटली डिफीट कर दे दिया है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बेसिकली हैदर अली ने क्या कर दिया था, हैदर अली ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो बिल्ड कर दे दी है। और साउथ साइड के जो एरियाज़ थे, कुछ एरियाज़ जो थे जिनमें बिदनूर था, कनारा था, सारा था, या मलाबार या फिर सुंडा जो है, वो एरियाज़ को कैप्चर कर दे दिया, उन एरियाज़ को एनेक्स कर दे दिया है। और इसने ये भी कर दिया है कि जो फ्रेंच आर्मी है, फ्रेंच आर्मी से उन्होंने सपोर्ट ले लिया है अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है एक क्यास, एक पैनिक क्रिएट कर रहा है मद्रास में, और ख़ासकर इंग्लिश के लोग जो है वो एक बुरी तरीके से शिकस्त ले रहे हैं, हार का सामना करना पड़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फाइनली जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई मौका नहीं है, तो हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं। और इस ट्रीटी ऑफ मद्रास जो 1769 में कंप्लीट हो चुकी है, इससे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कंप्लीट एंड हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है। इसके बाद कुछ जो मैंने अभी आपको कह दिया था कि एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शंस हो रही थी एक साइड से, और ऑन द अदर साइड पीजेंट्री पे ऑपरेशंस हो रहे थे। तो हम बेसिकली ये कहेंगे कि जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कम्प्लीटली करप्ट हो चुके थे। उन्होंने अपने टाइम पे जो इनका सर्विंग पीरियड था यहाँ पे, या जब वो रिटायर हो रहे थे, उस टाइम पे वो वेल्थ जो था, मनी जो था, वो अपने साथ ले रहे थे इंग्लैंड में। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे इंडियन नवाब्स कह रहे हैं, और इसी तरीके से इंग्लिश में उनको इंग्लिश नवाब्स कह रहे हैं इंग्लैंड में। और जो भी सर्वेंट्स कंपनी के थे, वो इस तरीके से करप्शन चार्जेस में फंसे हो गए थे। तो इस बेस में हुआ क्या था कि 1772 में एक सेक्रेट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट आ गया है, जिसमें इस रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है
कि रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव जो है और कंपनी के और बाकी सारे मुलाजमीन जो थे यहाँ पे, वो सारे मुलाजमीन, वो सारे सर्वेंट्स जो है, उन्होंने कुछ जागीर, कुछ मोने, कुछ बाकी चीज़ें जो थी वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कंपनी सर्वेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी एलिगेशंस आ गए हैं करप्शन के या नेपोटिज्म के, जो कंपनी नहीं चाहती थी, जो यूके पार्लियामेंट नहीं चाहती थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इसी तरीके से बंगाल में हुआ क्या था कि बंगाल में लॉलेसनेस इंक्रीज़ हो गई थी। तो इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो रेगुलेट कर देंगे कंपनी के ऑफिशियल्स को, वो रेगुलेट कर देंगे कंपनी के सिस्टम को। लेकिन हुआ क्या था कि इस रेगुलेशन के थ्रू भी और या इससे पहले भी ये लॉलेसनेस इंक्रीज़ हो गई थी बंगाल में। इसी तरीके से मिस गवर्नेंस जो है, मिस गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे कंट्री जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। वो बैंकरप्ट इसलिए भी हो चुकी थी क्योंकि कंपनी को काफ़ी सारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है जब वो टी सेल्स कर रहे थे अमेरिका के साथ, या हम ये कहेंगे कि कंपनी के कई सारे इम्पोर्टेंट एसेट्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिस पे उनका मोनोपोली था ट्रेड करने में, चाहे इंडिया हो या ईस्टर्न साइड हो, वहाँ इस ट्रेड पर्पज़ से भी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस नुकसान की वजह से ये जो कंट्री जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे, वो सर्कमस्टेंसेस थे जिससे यूके पार्लियामेंट को ये लगा कि अब हमें जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ेगा। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को ड्राफ्ट या जो प्रेजेंट कर दे दिया है वो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने इस बिल को प्रेजेंट कर दे दिया है यूके पार्लियामेंट में 18 मई 1773 को, और इसी बिल को पास कर दे दिया है यूके पार्लियामेंट ने जून 1773 में। तो इस तरीके से इस रेगुलेटिंग एक्ट का पास जो है यूके पार्लियामेंट कर देती है एक बिल के थ्रू। और फाइनली हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया है, ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन था या फर्स्ट पार्लियामेंट्री अथोराइजेशन था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटी को रेगुलेट कर दे दिया है इंडियन पोजीशंस में, जहाँ जहाँ पे भी इंडिया में वो काम कर रही है, जहाँ जहाँ पे भी इंडिया में उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर दे दिया है। और दूसरी साइड से हम ये भी कह रहे हैं कि ये एक वो फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कम्प्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश कर दी गई है इंडिया को। मेजर गोल या मेजर एम की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसका जो मेजर एम या मेजर गोल जो था वो था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस जो इंडिया और इंग्लैंड में चल रहे हैं उनको ट्रैक पे लाना, या हम ये कहेंगे कि एलिमिनेट कर देना है वो एग्जिस्टिंग लॉज जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। इसी तरीके से ओवरव्यू वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको रेगुलेट करना है, चाहे इंडिया हो या फिर यूरोप हो। तो ये मेजर गोल या ओवरव्यू था इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो है 1773 के, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले कि वो चीज़ें एड्रेस कर दे देना जिससे प्रॉब्लम्स जो है मैनेजमेंट में हो गई है कंपनी के थ्रू इंडिया में, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है। इसी तरीके से जो ड्यूल सिस्टम गवर्नेंस इंट्रोड्यूस कर दे दिया है रॉबर्ट क्लाइव ने, उनसे जो प्रॉब्लम्स हो गई है उन चीज़ों को एड्रेस कर देना है। और इसी तरीके से कंपनी को कंट्रोल करना, क्योंकि कंपनी का जो बेसिक पर्पस था वो था ट्रेडिंग पर्पस, और ये बेसिक पर्पस या ट्रेडिंग पर्पस जो है कंपनी का वो मॉडिफाइड हो गया है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। कहाँ से? बिजनेस से लेके एक सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बन गई है यहाँ इंडिया में। तो इस चीज़ को रेगुलेट करना, इस चीज़ को कंट्रोल करना, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा है इस
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते थे। क्योंकि कंपनी के पास जो है कम्प्लीटली पावर्स नहीं दिए गए हैं, उनको सिर्फ एक रेगुलेशन पावर्स दिए गए हैं। दैट इज़ वाई हम इसको ये कह रहे हैं कि ये एक रेगुलेटिंग एक्ट है। तो ये एक चीज़ जो है हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि रेगुलेटिंग एक्ट हम इसलिए कहते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कम्प्लीटली पावर्स ऑब्टेन नहीं कर पाई है थ्रू दिस एक्ट। दैट इज़ वाई हम इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उनको सिर्फ रेगुलेशन करने थे, जो फरमान वहाँ इंग्लैंड से आ जाएंगे उनको यहाँ पे रेगुलेट करना था, या जो चेंज, जो अल्ट्रेशंस, जो अमेंडमेंट्स इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू होने हैं उनको वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को अडॉप्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। कई सारे फीचर्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन फीचर्स से भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी जो है इन्होंने यहाँ के पोजीशंस जो है उनको रिटेन कर दे दिया है। तो इससे हमें क्या चीज़ें समझ में आ जाती है, जो मैंने आपको अभी कह दिया है कि ये एक वो फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिससे वो ये कह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंट्रोल्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशंस थे उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में। तो फर्स्ट स्टेप माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू ये कंट्रोल कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में। तो इस एक्ट के थ्रू ये परमिशन मिला है कंपनी को कि ये आप टेरिटोरियल पोजीशंस को रिटेन कर देंगे और सिर्फ रेगुलेट कर देंगे जो कंपनी वहाँ इंग्लैंड से कुछ रेगुलेशंस ले लेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। दूसरा जो है कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये चीज़ें भी रिकॉग्निशन मिली है कि अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको रेगुलेशन मिली है, इससे पहले नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है कंपनी के, वो उनको रिकॉग्निशन मिली है। दैट मीन्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी ट्रीटीज़ वो कंक्लूड कर देंगे नवाब्स के साथ, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो भी पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगी वो अब उन चीज़ों को अब रिकॉग्निशन मिली है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो वो जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे इन कंसल्टेशन विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनको रिकॉग्निशन मिली है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वो फर्स्ट एक्ट था जिससे हमें जो है फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट के थ्रू राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स मिला है। तो क्या हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट ने इस चीज़ को नॉट दे दिया है कि अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके पास राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स मिले हैं। सिमिलरली हम ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पे कि इस एक्ट के थ्रू एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में आ गई है उसकी एक फाउंडेशन आ गई है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि अब डायरेक्ट रेगुलेशंस जो है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूके पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, वहाँ से डिसीजंस लिए जाएंगे और इसी चीज़ को हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये इस एक्ट के थ्रू हो गया है कि यहाँ पे अब हमें एक रिकॉग्निशन मिली है कि हम यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको चला दें। देन एक इम्पॉर्टेंट अपडेशन जो है वो है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है और उनका ऑफिस जो है इस एक्ट के थ्रू क्रिएट कर दिया गया है। गवर्नर जनरल और उसका एक ऑफिस जो है या उसका एक काउंसिल जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अभी आपको कह दिया था कि चाहे मद्रास हो, बॉम्बे हो, बंगाल हो, वो प्रेसिडेंसीज जो थे वो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थे, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो ये प्रेसिडेंसीज थी इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया है।
वो किस तरीके से किया गया वो मैं आपको बता दूंगा अभी इस गवर्नर जनरल इंट्रोडक्शन के ऑफिस के थ्रू। बेसिकली गवर्नर जो बंगाल का था, इसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। तो नाम जो है वो रीनेम कर दे दिया गया है, या डेजिग्नेशन जो है वो चेंज कर दी गई है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, और इसके साथ साथ इसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया है, या हम ये कहेंगे कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिया गया है, और ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स या एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स का बना दिया गया है कि यहाँ पे जो ये 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स जो है वो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आप असिस्ट कर देंगे इन एडमिनिस्ट्रिंग या इन गवर्नेंस। तो वो 4 मेंबर्स कौन कौन से थे जो यहाँ पे आ गए हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? वो थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लिवेरिंग, जॉर्ज मैनसन, रिचर्ड बारवेल, फिलिप फ्रांसिस। ये 4 मेंबर्स वो थे जिन्होंने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स बन गए हैं। अब इनका काम क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलनी है यहाँ पे इंडिया में, इसी काउंसिल के थ्रू चलनी है। इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो काउंसिल है इसी काउंसिल के थ्रू चलनी है। दैट मीन्स ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब असिस्ट कर देगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन द गवर्नेंस सिस्टम। और ये मेंबर्स जो है अगर इनको रिमूव करने की टाइम आ जाएगा, अगर इनको रिमूव करना पड़ेगा, तो इनको रिमूव कौन करेगा? बना तो दे दिया गया है, लेकिन इनको रिमूव कौन करेगा? यहाँ पे ब्रिटिश मोनार्क जो है, चाहे किंग हो या क्वीन हो, इनको ये अथॉरिटी दी गई है कि भाई ब्रिटिश मोनार्क जो है वो इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को रिमूव कर सकता है, लेकिन खुद में वो डिसीजंस नहीं ले सकते जब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, वो उसके बारे में भी अभी आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जब तक एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे देंगे इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के अगेंस्ट, तब तक ब्रिटिश मोनार्क जो है, किंग हो या क्वीन हो, वो इनको रिमूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि रिमूव का काम जो है ब्रिटिश मोनार्क को दिया गया है, बट ओनली ऑन द रिप्रेजेंटेशन दैट शुड कम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। और जो ये प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम कॉलेज, जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है फोर्ट विलियम कॉलेज में बना दिया गया है, इनको हम ज्वाइंटली कहते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है इसको कई सारे पावर्स दिए गए हैं। इनको कह दिया गया है कि भाई आप जो है आप रूल्स बना सकते हो, ऑर्डिनेंसेस ला सकते हो, रेगुलेशंस पेश कर सकते हो, लेकिन इन रूल्स, इन रेगुलेशंस, इन ऑर्डिनेंसेस को जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो है ये कब कैसे ला सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जब रजिस्टर कर देगा तभी इनको ला सकते हैं। और इनको डिज़ॉल्व कौन कर सकता है? जो किंग होगा काउंसिल में, विद इन 2 ईयर्स इनको डिज़ॉल्व कर सकता है। दैट मीन्स जो गवर्नर जनरल और उनका काउंसिल जो है वो रूल्स बना सकते हैं, वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनको, सुप्रीम कोर्ट में इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को, ऑर्डिनेंसेस को डिज़ॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे किंग जो बैठा होगा काउंसिल में, विद इन 2 ईयर्स तक इनको रिमूव कर सकता है या डिज़ॉल्व कर सकता है। और इसी एक्ट के थ्रू इसी एक्ट के थ्रू ये भी कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल है उसका ऑफिस जो है 1773 में बना दिया गया है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वारन हेस्टिंग अपना ऑफिस 20 अक्टूबर 1773 को शुरू कर देता है।
दैट मीन्स 20 अक्टूबर 1773 में वारेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नर जनरल का ऑफिस जो है बंगाल में वो भी सेटअप होता है 1773 में, और इसी तरीके से 1773 20 अक्टूबर में वारेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर दे दिया 4 मेंबर्स ने, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स वो मैंने आपको बता दे दिया है। अब बात रह जाती है यहाँ पे कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स है उनके साथ क्या हुआ है। मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स को सबऑर्डिनेट कर दिया गया है बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंडर, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इनके अंडर ये कर दिया गया है। पहले इस तरीके से नहीं था। अगर आपको याद होगा जब मैंने ये स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये जो प्रेसिडेंसीज थी वो इंडिपेंडेंट होती थी, खुद ही अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए अपने गवर्नर्स जो है अपने डिसीजंस लेते थे, लेकिन अब इस तरीके से नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास हो या फिर बॉम्बे हो, उनको अब सारा जो है दैट मीन्स दे हैव टू बो बिफोर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ख़ासकर ये ध्यान रखा गया है यहाँ पे कि जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स जो भी है उनको ध्यान में रख के ये चीज़ें कही गई है कि भाई यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनका सारा चलेगा, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो या मद्रास हो वो सबऑर्डिनेट कर दिए गए हैं इस तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इनको जो ये पावर्स दिए गए हैं, बेसिकली इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पावर्स दिए गए हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो डिसीजंस है वो खुद नहीं ले सकता। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकता, उनका ऑफिस डिसीजंस ले सकता है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो डिसीजंस ले सकता है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग जो वोट्स हैं, टाई वोट्स जिसको हम कहते हैं, इन केस ऑफ टाई जो है तब उसको वोटिंग पावर्स दिए गए हैं, इससे पहले उसको वोटिंग पावर्स नहीं है। दैट मीन्स जहाँ पे टाई होगा, कोई डिसीजंस लेने होंगे, जहाँ पे वोटिंग होनी होगी, तो टाई के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अपनी कास्टिंग वोट कर सकता है। तो ये था गवर्नर जनरल का ऑफिस। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है वो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भी एस्टैब्लिशमेंट हो गई है 1774 में ही। सुप्रीम कोर्ट बंगाल में, या हम कहेंगे फोर्ट विलियम में जो कलकत्ता में है, वहाँ पे इसको बना दिया गया है 1774 में। और इस 1774 में जो कंपोजिशन रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि एक चीफ जस्टिस रहेगा यहाँ पे और 3 अदर जजेस रहेंगे। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस रहा है इस सुप्रीम कोर्ट का वो था सर एलिजा इम्पे, और जो अदर 3 जजेस रहे उनमें लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये 3 ये जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे और अदर 3 जजेस जो थे उनमें लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। और ये जजेस जो है ये कहाँ से आने हैं, ये इंडिया से नहीं आने हैं, इनको इंग्लैंड भेजेगा, इंग्लैंड से ये आ जाएंगे डायरेक्टली। और इस सुप्रीम कोर्ट को प्राइमरी और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस जो है वो दिए गए हैं, वो पावर्स दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना दिया गया है। यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शंस जो है ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे रख दिए गए हैं कि यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे चलाए जाएंगे, लेकिन इंडियन नेटिव्स पे नहीं। और इसी तरीके से ये भी सुप्रीमेसी कर दी गई है कि जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, चाहे उनमें प्रोविंसेस के बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहाँ पे सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शंस चलेंगे। और इसके अलावा ख़ास चीज़ इस पे रख दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा कि रिलीजियस मैटर्स और सोशल कस्टम्स जो है इंडिया की, उनमें
ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि वाइल मेकिंग द लॉज दे शुड हैव टू टेक नोट ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स ऑफ द इंडियंस। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के बाद ये सारी चीज़ें रख दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो गई है 1774 में, जिसमें फर्स्ट जज जो है सर एलिजा इम्पी बना दिया गया है। फिर जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि कंपनी ने प्रोहिबिट कर दे दिया है अपने सर्वेंट्स को। इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कंपनी के सर्वेंट्स जो है उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि भाई आप जो है किसी भी प्राइवेट ट्रेड या कोई भी गिफ्ट्स जो है या डोनेशंस जो है, प्रेजेंट्स जो है, या कोई भी करप्शन चार्जेस, ब्राइब्स जो है, उनमें आप फंसोगे नहीं। दैट मीन्स कि आपको एंगेज ब्राइबरी में, गिफ्ट्स में, डोनेशंस में नहीं होना पड़ेगा। जो आपको नेटिव से मिलते थे उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि कंपनी जो है इसी बेस पे, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी वेल्थ जो है अपने साथ ले लिया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट्स, उन्होंने अपने साथ ले ली है ये चीज़ें। और जब ये इस तरीके से रिक्वेजिशंस आ गए हैं, इस तरीके से अमेंडमेंट्स हो गए, तो इसी टाइम पे ये भी रख दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर्स जो है, चीफ जस्टिस जो है, या बाकी जजेस जो है, या बाकी ऑफिशियल्स जो है कंपनी के, उनको उनकी सेटलमेंट ऑफ सैलरीज जो है वो भी डिस्कस कर दी गई है कि उनको प्रॉपर एक एक प्रॉपर सैलरी दी जाएगी, लेकिन उनको अब प्राइवेट ट्रेड में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उनको गिफ्ट्स नहीं लेने होंगे, डोनेशंस नहीं लेने होंगे, एक्स्ट्रा जो भी वो नेटिव से लेते थे, इस तरीके से उनको कंट्रोल कर दे दिया गया है। और ख़ासकर जो मिलिट्री और सिविलियन ऑफिसर्स है उनको ये टोटली बैन कर दिया गया है कि भाई आप जो है इस तरीके से कोई भी ट्रेड पर्पज़ के लिए यहाँ पे आप नहीं आ जाओगे, आपको सर्व करना पड़ेगा ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द यूके पार्लियामेंट, बस वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ट्रेड पर्पज़, ये बाकी डोनेशन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करने होंगे। इसी तरीके से जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये भी है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने आपको अभी कह दिया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक गवर्निंग बॉडी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये गवर्न कर रही थी, इनको ये काम दिया गया है कि भाई आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 3 चीज़ों पे। आपको रेवेन्यू पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मिलिट्री अफेयर्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो इंडिया की चल रही है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? ये 24 मेंबर्स की एक बॉडी थी जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि भाई आपको रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे रिपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है इलेक्टेड होने के बाद वो था कि आपको इलेक्ट किया जाएगा 4 साल तक, और 4 साल में आपको अपना काम जो है वो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स में करना पड़ेगा। और इसमें भी आउट ऑफ 24 ये भी रख दिया गया है कि भाई 6 मेंबर्स जो है कि उनको आप एट ए टाइम 6 मेंबर्स को आप एब्सेंस लीव जो है प्रोवाइड कर सकते हो 1 साल तक। और आउट ऑफ 24 1/4 जो थे आफ्टर एवरी ईयर दे विल रिटायर। और जब रिटायरमेंट उनको मिलती है तो इसके बाद इनको कोई राइट नहीं है कि वो री इलेक्ट हो जाए। नव ये थे फीचर्स। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है डिफेक्ट्स। काफ़ी सारे डिफेक्ट्स रहे इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, जिसमें हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो वारेन हेस्टिंग बना दिया गया है, इनके पावर्स जो थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। दैट मीन्स वो खुद जो है डिसीजंस नहीं लेते थे, उनका जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो डिसीजंस लेते थे। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट रहा है इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और दूसरी चीज़ जो है कि कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं रख दी गई है। जो बाकी गवर्नर्स थे, चाहे उसमें बॉम्बे हो, मद्रास हो, या जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई क्लियर कट डिमार्केशंस नहीं रख दी गई है कि भाई गवर्नर ऑफ बंगाल जो है और गवर्नर ऑफ मद्रास जो है और गवर्नर
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास या फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो है, इनके बीच में कौन कौन से पावर्स है। एक्सेप्ट सिर्फ इतना कह दिया गया था कि जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस या उनका काउंसिल जो है एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। बाकी चीज़ें जो है डिटरमाइन नहीं कर दी गई थी। दैट मीन्स डिमार्केशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पावर्स बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अदर गवर्नर्स, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो उसमें क्या चीज़ें हुई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वारेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके पास वीटो पावर नहीं था, उनके पास बाकी सारे पावर्स नहीं थी। तो फसाद होना या लड़ाई कॉल होना बिटवीन द गवर्नर्स, ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे देखने को मिली है। और ये भी चीज़ था कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ देखने को मिला है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। होता क्या था कि जिस तरीके से मैंने आपको कह दिया कि कोई लाइन नहीं खींची गई थी पावर्स के बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अदर गवर्नर्स, इसी तरीके से यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे या सुप्रीम कोर्ट जो था, इसमें भी कोई लाइन नहीं खींची गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम कर रहा था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे अपने तरीके से काम कर रहा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो इनइफेक्टिव माना जाता है। क्यों इनइफेक्टिव माना जाता था? क्योंकि ये कोई कंक्रीट अरेंजमेंट्स नहीं रखे गए थे जिससे वो स्टडी कर दे या स्क्रूटिनाइज कर दे जो भी रिपोर्ट्स आते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल से। तो यहाँ पे भी एक ये इम्पोर्टेंट डिफेक्ट माना जाता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो इनइफेक्टिव था इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट अरेंजमेंट्स नहीं थे कि आप कोई भी रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल से आ जाएगा, उसको स्टडी कर दोगे, उसको स्क्रूटिनाइज कर दोगे। इसी तरीके से जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा है, वो था कि सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी जो थे उनको एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में भी रखा गया और दूसरी साइड से सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के अंडर में भी रखा गया। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो है वो फंस गए हैं। वो कभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को बो कर देंगे, वो कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्डर्स को बो कर देंगे। तो इस तरीके से भी सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो है उनके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा है। और जो इंडियन पॉपुलेशन रही है उनके कंसर्न्स जो थे वो एड्रेस नहीं किए गए हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट में। दैट मीन्स जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, या हम ये कहेंगे कि इंडियन पॉपुलेशंस जो थे, वो तो एक साइड से रेवेन्यू अपना पे कर रहे थे, कंपनी उनको ले रही थी उनसे पैसा, ये सब चीज़ें। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहाँ के लोग जो है भूखमरी से मर रहे थे। स्टारवेशन जो था बंगाल और बिहार और उड़ीसा में, ये तो एक इंक्रीजिंग अलार्म कर रहा था। तो इस तरीके से इंडियन पॉपुलेशन के कंसर्न्स जो थे उनको एड्रेस नहीं कर दिया गया था। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी इसमें कि वो था कि करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन करप्शन तो ख़त्म नहीं हो गई है, तो ये भी इसी तरीके से रह गया है। और जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज थे, ये तो पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर बाद में इनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया है। लेकिन वो सबॉर्डिनेट ये जो इनके अंडर में लाया गया, बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में लाया गया है। यहाँ पे पर्पज़ क्या था कि इनके बीच में जो वॉर्स चल रहे थे, इनके बीच में जो टसल चल रही थी, उसको ख़त्म किया जाए। जो ये अलाइंसेस क्रिएट कर रहे थे अगेंस्ट द अदर प्रेसिडेंसीज, अगेंस्ट द अदर गवर्नर, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हो पाई है, वो चीज़ें भी एड्रेस नहीं की गई है इसमें। और लास्टली हमें ये चीज़ें भी पता चल रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो थे, अभी मैंने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो क्लियर कट डिफाइन नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि यहाँ पे एक्स दीवान जो है मुर्शिदाबाद का, जिसका नाम था महाराजा नंदा कुमार नाम था उनका, तो वो ब्राह्मण था। उनको ये कह दिया गया कि भाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फोर्जरी आपको डेथ सेंटेंस
दी जाएगी। तो डेथ सेंटेंस जो है ब्राह्मण लॉज में तो नहीं है, इंडियन लॉज में तो नहीं है कि आप फोर्जरी के बेसिस पे उनको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से जो पावर्स थे सुप्रीम कोर्ट के वो भी वेल डिफाइंड नहीं थे। तो यहाँ पे भी ये लिमिटेशंस रखे गए हैं कि भाई आप जो डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर रहे हो किसी इंडियन ऑफिशियल को, किसी दीवान को या किसी भी इंडियन नेटिव को, तो आपके पास इंग्लिश लॉज यहाँ पे किस तरीके से चलेंगे। तो ये कई सारे डिफेक्ट्स थे। अब इन डिफेक्ट्स को एड्रेस किस तरीके से किया गया है, जो बाकी एक्ट्स आ गए हैं, चाहे उनमें अमेंडिंग एक्ट रहा है 1781 का या पिट्स इंडिया एक्ट रहा है 1784 का, इन एक्ट्स में या इसके बाद जो एक्ट्स आ गए हैं उन एक्ट्स में वन बाय वन इन इश्यूज़ को एड्रेस कर दिया गया है। और लास्टली हमारा 1947 एक्ट बन जाता है। तो इस सीरीज़ का ये फर्स्ट एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस एक्ट के जो डिफेक्ट्स थे उनको एड्रेस कर दिया गया है 1781 में, अमेंडिंग एक्ट 1781 में, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इन एक्ट्स के बारे में अब हम डिटेल्ड वीडियोस बना देंगे। एक और अमेंडिंग एक्ट पे बन जाएगा और फिर पिट्स इंडिया एक्ट पे बन जाएगा एक डिटेल्ड वीडियो। तो उस डिटेल्ड वीडियो को हम बाद में एड्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल को कर दे देना, और इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे देना।